नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन which can hang from the table without sliding. Length of a chain is L and coefficient of static friction is mu between the surface of table and chain. बेटा याद रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसको बहुत ढंग से समझना भी सही। यहाँ पर क्या कंसिडरेशन करना है, पहले डायग्राम देख लेते हैं कि अगर ये कोई टेबल है, उस टेबल के ऊपर कोई चेन रखी हुई है, ये चेन बेटा, इसका कुछ पार्ट तो हैंग कर रहा है और कुछ पार्ट टेबल के ऊपर है। क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन हैंग फ्रॉम द टेबल विदाउट स्लाइडिंग। इसका मतलब अपने को ये x फाइंड आउट करना है, कितना हैंग हो सकता है ताकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये स्लाइड ना करे। अब इसको स्लाइड करने से रोकेगा कौन? बिकॉज इतने वाले पार्ट पर तो mg लग ही रहा है जिसको कोई नॉर्मल बैलेंस नहीं कर रहा। इस पे जो mg लग रहा है वो तो नॉर्मल बैलेंस कर देगा। तो ऐसा क्या हुआ कि इसके ऊपर जो फोर्स लगा उसको किसने बैलेंस करा होगा? फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन किसके बीच में है? इस चेन और टेबल सरफेस के बीच में है। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं नॉर्मल की वैल्यू, बिकॉज का वही पहला टारगेट होता है। नॉर्मल की क्या चाहिए कि कितना mg लग रहा है। तो यहाँ पर इसकी रिमेनिंग लेंथ कितनी हो गई? L-x। याद करो NLM के अंदर अपन एक ऐसा क्वेश्चन करा रॉड वाला जिसके अंदर अपन यूनिटरी मेथड यूज किया था। अगर लेंथ L है जिसका मास m अज्यूम कर लेते, गिवन नहीं अज्यूम कर लेते, तो लेंथ L का मास कितना है? m। तो एक यूनिट का कितना होगा? m by l। और l minus x यूनिट का कितना होगा? m by l into l minus x। इसका मतलब इस इतने से वाले पार्ट का जो मास होगा वो कितना होगा? यहां लिख सकता हूं, मास इज m by l into l minus x। और जो ये हैंग हो रहा है इसका मास कितना होगा? तो 1 का m by l है तो x यूनिट का क्या होगा? mx by l। बिल्कुल। इसका मतलब जो ये हैंग हो रहा है इसका मास होगा mx by l। और बच्चों आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी आप कंसीडर कर सकते हो कि सपोज ये टेबल है, ये जो चेन है, इस चेन को थोड़ी देखिए ब्लॉक कंसीडर करो, पूरे एक मास का ब्लॉक जिसका मास कितना हो गया? m by l into l minus x। और एक और ब्लॉक यहां पर है जिसका मास कितना हो गया? mx upon l। अब ये ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए, मतलब ये जो किसी चेन है इसको मैंने ब्लॉक मान लिया जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल कि क्वेश्चन कितना इजी हो गया। क्या यहां पर इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा? mg। तो इसका फोर्स लिख दिया बेटा मैंने m x g by l mg। करेक्ट। और यहां पर नीचे का जो mg होगा, जो भी वेट होगा, वो किससे बैलेंस हो जाएगा? n से। बिल्कुल सर। और क्योंकि ये वाला पार्ट इसको नीचे पुल कर रहा है तो रुकेगा कौन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का लग रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन, ये फ्रिक्शन हो गया। अब अपने को क्या करना है? छोटा सा काम करना है कि यहाँ पर पीछे जो टेंशन है उसको मार्क करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो कि पुलिंग फोर्स कौन है? mx g by l, जिसको कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कितने से पार्ट पे लग रहा है? इतने से पार्ट पे। तो उसके लिए क्या चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल किसके बराबर? वेट के बराबर। वेट कितना वो लिख देते हैं, m by l l minus x into g। तो इक्वेशन अपनी क्या क्या बन गई वो देख ले। नॉर्मल ऑन द अपर ब्लॉक जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है विच इज इक्वल टू m by l l minus x into g। तो जो इसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा या जो फ्रिक्शन उस टाइम पे एक्ट कर रहा होगा वो फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू m by l l minus x into g। और ये फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाए बच्चा? ड्राइविंग फोर्स g by l के। तो हो जाएगा फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू m by l x g। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, म्यू m by l l minus x into g should be equal to m by l x g। अब बेटा अपने को निकालना क्या है? x निकालना। x निकाल। तो m by l से कैंसिल, g से कैंसिल। क्या टर्म बनी? म्यू l माइनस म्यू x इक्वल टू x। तो क्यों ना इस माइनस म्यू x को राइट हैंड साइड जाते हैं तो बन जाएगा म्यू l इज इक्वल टू म्यू प्लस 1 x। सर मैंने x भी कॉमन ले लिया। बिल्कुल। और क्योंकि x ढूंढना है तो बस लास्ट स्टेप आपका आंसर ही है, x इज इक्वल टू म्यू l अपॉन म्यू प्लस 1। दिस इज द मैक्सिमम लेंथ व्हिच कैन हैंग फ्रॉम द टेबल। सर यहाँ पर एक डाउट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ बच्चों के लिए। बच्चों का एक बहुत कॉमन डाउट होता है कि यहाँ पर हमने एक x लेंथ कैलकुलेट कर ली, मतलब ये कि मैक्सिमम इतनी चेन सस्पेंड की जा सकती है जहां तक वो चेन स्लाइड नहीं करेगी।
तो बच्चों का एक कॉमन डाउट ये होता है सर कि अगर हम लोग इससे जरा सी भी ज्यादा चेन अगर सस्पेंड कर दें तो ये नीचे की तरफ स्लाइड कर जाती है। मतलब ये एक कंफर्टेबल लेंथ है कि यहां तक ही हम लोग उसको रोक सकते हैं। अगर जरा सी भी लेंथ इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो गई तो ये चेन नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर अपन ने जैसा भी देखा कि मैंने नीचे वाले पार्ट पे एक ब्लॉक मार दिया, ठीक है, अगर ये और थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो क्या इस वाले ब्लॉक का मास बढ़ गया? बिल्कुल। और इस वाले ब्लॉक का मास कम हो गया। इसका मास कम हुआ तो नॉर्मल कम हो गया, नॉर्मल कम हुआ तो फ्रिक्शन कम हो गया, इधर तो फ्रिक्शन कम हो गया और इधर जो पुलिंग फोर्स है वो बढ़ गया। इसका मतलब पुलिंग फोर्स एक तरीके से अप्लाइड फोर्स है, तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया और फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई तो टेंडेंसी ऑफ मोशन आ जाएगी। बिल्कुल, तो वो स्लाइड कर जाएगी। यहाँ से सर एक डेली लाइफ का एग्जांपल आता है याद कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नॉर्मल बढ़ाने के लिए ऐसा कर देते हैं कि कोई भी चीज़ जो है स्लाइड कर रही होती है और उसको अगर हम लोग रोकना चाहते हैं तो अपना पैर रख देते हैं। तो पैर रखने के बाद क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है और वो उसकी फ्रिक्शन बढ़ जाता है तो वो स्लाइड करना रुक जाता है। क्रिकेट में भी ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 2 blocks of 4 kg and 6 kg are connected by a string through a pulley as shown। 4 kg and 6 kg एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और यहाँ पर पुली लगी हुई है। आगे बोला जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.4 बिटवीन 4 kg एंड द सरफेस। देन व्हाट मिनिमम मास स्मॉल m कैन बी placed above 4 kg block so that system remains at rest। बच्चों इसके डिस्कशन के पहले हम लोग यहां पर एक डबल ब्लॉक का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो आपको आगे आने वाले टॉपिक में भी हेल्प करेगा, इसलिए इसको यहीं से ध्यान रखें। बच्चों ध्यान रखें यहां पर एक ब्लॉक है ना, हम लोग अभी किसी तरह का कोई फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की चर्चा कर रहे हैं। यहां पर है M1 और यहां पर है M2, है ना। और हम लोग अब यहां पर इसके फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं और जैसा मैंने बोला कि हम किसी भी तरह की अभी फ्रिक्शन पर बात नहीं कर रहे। बच्चों नोटिस कीजिए कि यहां पर कांटेक्ट कितनी जगह है, एक सरफेस और M1 के बीच में यहां पे, और एक कांटेक्ट है M1 और M2 की सरफेसेस के बीच में। तो बच्चों 2 जगह अगर कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन के भी 2 पेयर यहां पर काम कर रहे होंगे। तो अगर हम लोग यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम्स बना ले, ये M2 यहां पर बन गया M1 और ये बन गई सरफेस। हमारा मेन जो फोकस है वो किस किस पे है, M1 और M2 पे। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि M2 पे अर्थ एक नेचुरल फोर्स लगा रही होगी, कौन सा, M2G यानी कि ग्रेविटेशनल पुल। बच्चों M2G लगने के बाद भी ये ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा, हमने मान लिया पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। M2G फोर्स लगने के बाद भी ये नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि इसका M2G किसी ना किसी ने बैलेंस कर रखा है, और बैलेंस किसने कर रखा है, इस कांटेक्ट की वजह से लगने वाले नॉर्मल ने। आंसर दीजिए बच्चों, वो नॉर्मल किसने लगाया, M1 की सरफेस ने। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन बाय M1। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो हियर आई कैन राइट नॉर्मल रिएक्शन बाय M1 इज इक्वल टू कितना होगा, M2G। अब हम अच्छे से जानते हैं कि नेचर में कोई भी फोर्स आइसोलेटेड नहीं है, जैसा कि सर ने बताया था कि हर एक फोर्स हमेशा पेयर में एक्टिव होता है, जिसको अपन बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। बच्चों आंसर दीजिए कि M1 ने M2 पे नॉर्मल लगाया अपवर्ड, M1 ने M2 पे नॉर्मल लगाया अपवर्ड, तो M2 भी M1 पे नॉर्मल लगाएगा डाउनवर्ड। तो ये हो गया नॉर्मल बाय M2। बच्चों देखकर बताइए क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस। और अगर ये एक्शन रिएक्शन है तो इनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। तो बच्चों इस नॉर्मल का मैग्नीट्यूड अगर M2G है तो रिएक्शन पेयर अगर इसको मान ले तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, M2G। बच्चों अगर ये M2G है तो अब दूसरे फोर्सेस देखें तो अर्थ इस पे क्या लगा रही होगी, M1G। अब सिमिलरली बात करें तो ऑब्जर्व कीजिए कि ये दो फोर्सेस इस पे नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो बताइए अगर ये नीचे नहीं आ रहा है तो इसको किसने बैलेंस कर रखा है, इस सरफेस की वजह से M1 पे लगने वाले नॉर्मल ने। तो यहां पर ये सरफेस इस पे नॉर्मल कहां दे रही है, ऊपर, नॉर्मल बाय सरफेस। और साइमल्टेनियसली कि ये वाला जो ब्लॉक है M1 वो भी इस पे नॉर्मल कहां लगा रहा होगा, नीचे। पर हालांकि हमें अभी सरफेस से मतलब नहीं है इसलिए इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। ऑब्जर्व कीजिए इस सरफेस ने जो नॉर्मल ऊपर लगाया है उस नॉर्मल ने M1G और इस M2G को बैलेंस किया है। तो ये वाला जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू क्या होगी, M1G प्लस M2G।
बच्चों ये m1g प्लस m2g कैसे आता है वो हमने फ्री बॉडी डायग्राम से समझा। तो अब आगे हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस तरह के होंगे चेक कीजिए। मैं जब भी पूछूं बच्चों यहां पे नॉर्मल क्या होगा तो आपका आंसर होगा m2g। यहां पे नॉर्मल कितना होगा m1 प्लस m2g। बच्चों इमेजिन कीजिए m3 अगर मैं यहां रख दूं तो आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इस पॉइंट पे नॉर्मल की वैल्यू बिल्कुल, इस पॉइंट पे m2 प्लस m3g और इस पॉइंट पे m1 प्लस m2 प्लस m3g। बिल्कुल। तो बच्चों ये जो डिस्कशन हम लोगों ने यहां पे किया, ये नॉर्मल की वैल्यू कैसे निकल कर आती है वो हमने सीखा और इसको आपको आगे डबल ब्लॉक्स के केसेस में भी ध्यान रखना है। अब इस डिस्कशन के बाद हमारा ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा बच्चों। ये चीज मैं अब हटा रहा हूं, ऑब्जर्व कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में इस सिस्टम को रेस्ट पे रखना है, तो हमें क्वेश्चन में रेस्ट वर्ड मिलते ही समझ में आ जाना चाहिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ, फोर्सेस बैलेंस। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, इस पूरे सिस्टम को अगर नीचे की तरफ इस पे फोर्स मार्क करें तो इसका mg कितना होगा 60 न्यूटन। बच्चों इसका mg अगर 60 न्यूटन है तो ये इस सिस्टम को कहां खींचना चाहता है, नीचे। मतलब ये ड्राइविंग फोर्स हो गया, ये पूरे सिस्टम को नीचे लाना चाहता है। बच्चों आंसर दीजिएगा कि 6 kg की वजह से ये नीचे आएगा तो ये कहां चलेगा, आगे। ये जैसे ही आगे चलने की टेंडेंसी रखेगा तो सरफेस देखेगी कि 4 kg उसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है और उसको आगे जाने से रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां लगाएगी, पीछे। और हमारा टारगेट ये है कि ये सिस्टम रेस्ट पे रहना चाहिए और रेस्ट पे रखना है तो ये 60 न्यूटन इस F के बराबर होना चाहिए। बच्चों अगर हम लोग यहां पर एक छोटा सा डिस्कशन करें तो नोटिस कीजिए कि यहां पर जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन फोर्स डेवलप हो रखा होगा T और T। जैसा सर ने आपको प्रीवियस केस में समझाया कि मुझे इस समय T की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वेशन क्या बनेगी, अगर रेस्ट रखना है तो इस T ने 60 को बैलेंस किया और इस T ने फ्रिक्शन को बैलेंस किया। स्ट्रिंग सेम है तो हम लोग T को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि फ्रिक्शन इक्वल टू 60, मतलब ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू अपोजिंग फोर्स, और रेस्ट है तो दोनों को बैलेंस करना है। सो हियर आई कैन राइट कि ये फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, 60। अब ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आगे इस फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यू एन। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अगर मुझे म्यू निकालना है तो म्यू ऑलरेडी गिवन है। बच्चों दो ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अभी अभी निकालना सीखी थी। ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 इंटू जी, जिसकी वैल्यू 4 प्लस m हमें दी गई है। तो बच्चों आइए इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं। फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन इज इक्वल टू 60। म्यू की वैल्यू 0.4 हमें क्वेश्चन में दी है। नॉर्मल हम लोग निकाल चुके हैं 4 प्लस m इंटू जी इज इक्वल टू 60। बच्चों g की वैल्यू 10 कंसीडर कर लेते हैं, तो 10 में एक जीरो से ये g कैंसिल, आई मीन 10 से 10 कैंसिल। अब बच्चों अगर इसको देखें तो 0.4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.4m इज इक्वल टू 6। बच्चों अगर यहां से वैल्यू निकाले तो 0.4m इज इक्वल टू ये 1.6 उसमें जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 1.6 बच्चों कितना बचेगा 4.4। तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी 4.4। बच्चों एक डेसिमल ये हटा दिया और एक यहां पे हटा दिया, तो m की वैल्यू 44/4 इज इक्वल टू 11 kg। तो ये वैल्यू आ गई है 11 kg। अब सर यहां पर एक डाउट होता है बच्चों का कि हमें इस m ब्लॉक को रखने की क्या जरूरत है, हमने इसको क्यों रखा। सर जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ही समझाया, अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक रख रहा हूँ तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर नॉर्मल बढ़ गया। बिल्कुल। अगर मैं इसके ऊपर एक और रख दूंगा तो यहाँ पर और नॉर्मल बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ 3 के कारण आ जाएगा, और नॉर्मल बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ रहा है जिसके कारण ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ रहा है। अगर ये ब्लॉक हटा देंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ये स्लाइड कर जाएगा। बिल्कुल बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आपको क्रॉस चेक करना है कि अगर ये m मास नहीं होता और सिर्फ इस 4 kg के बारे में बात करें तो यहां पर 4 kg पे नॉर्मल होता कितना 40 और उसको फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर देते 0.4, तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू आती वो 60 को बैलेंस नहीं कर सकती। ये आप क्रॉस चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू सो दैट ब्लॉक जस्ट मूव्स। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट मूव, जस्ट मूव का मतलब जो अप्लाइड फोर्स है जो इसको टेंडेंसी ऑफ मोशन ला रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। तो चेक करते हैं यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू mg, इसका एंगल वर्टिकल से थीटा है, और जैसे आप देख सकते हैं पुशिंग फोर्स है। इसे कंपोनेंट्स कर लेते हैं, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा F sin थीटा विच इज इक्वल टू mg sin थीटा, बिकॉज F की वैल्यू mg है।
एक वर्टिकल कंपोनेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा वो होगा F cos cos theta. theta which is equal to mg cos theta. Similarly, because of earth gravitational pull mg and contact force normal. अपने को मालूम है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्या ढूंढते हैं नॉर्मल। तो क्या नॉर्मल की वैल्यू अगर अपन देखें तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस्ड है, तो आई कैन से नॉर्मल इज अपवर्ड, mg cos थीटा डाउनवर्ड लग रहा है और mg भी डाउनवर्ड लग रहा है, इसका मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो आई कैन से mg प्लस mg cos थीटा। यहां से अपन mg भी कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा। अब एक चीज बताएं, यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ मोशन कौन सी फोर्स लेके आ रही है? F sin थीटा। बिल्कुल सर, F sin थीटा, बिकॉज वो इसको हॉरिजॉन्टली पुश कर रही है, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, और फ्रिक्शन अपोज करेगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड। तो यहाँ पर होगा ये फ्रिक्शन लिख देते हैं। कौन सा फ्रिक्शन होगा? जस्ट मूव की कंडीशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, आई कैन से FL। तो क्वेश्चन में बोला गया म्यू ढूंढो जब ये जस्ट टेंडेंसी ऑफ मोशन में आता है, तो लिख सकता हूं मैं अप्लाइड फोर्स जो इसको मोशन ला रहा है दैट इज F sin थीटा व्हिच इज इक्वल टू mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब F sin थीटा लिख सकता हूं मैं mg sin थीटा, और बच्चों ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या ये म्यू n के बराबर होता है? बिल्कुल। तो डायरेक्टली मैं n की वैल्यू पुट कर देता हूं, और जैसा कि सर ने एक बार आपको और बताया था कि म्यू कुछ गिवन ना हो तो यही म्यू के भी है और यही म्यू एस भी है। तो आई कैन से म्यू एस की वैल्यू भी म्यू है, नॉर्मल की वैल्यू हो गई mg 1 प्लस cos थीटा। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि म्यू की वैल्यू क्या होगी? mg से mg कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू आई म्यू इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब बच्चों एक बात को समझना, ये आंसर तो यहाँ पर आ चुका है, पर अगर ऐसा आपको ऑप्शन में ना मिले तो इसके आगे आप क्या कर सकते हैं? तो ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं ऊपर वाले टर्म को sin थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। याद करो एक फॉर्मूला था sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा। अगर वहां पर 2 थीटा होता था तो आगे इक्वेशन में 2 sin थीटा cos थीटा होता था, पर अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 हो जाएगा cos थीटा बाई 2। सिमिलरली जो नीचे वाली इक्वेशन 1 प्लस cos थीटा, इसको लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप देख सकते हैं एक cos थीटा बाई 2 से एक cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये 2 से 2 भी कैंसिल है, sin थीटा बाई 2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचेगा cos थीटा बाई 2 which is equal to, तो आई कैन से म्यू इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो बच्चों ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन में इस अकॉर्डिंग आंसर है या फिर इस अकॉर्डिंग है, जैसा पूछा गया उतना ही सॉल्व करेगा। बिल्कुल। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद विच it has a coefficient of friction mu. It is desired to make the body move by applying the minimum possible force, capital F. Find the magnitude of capital F and the direction in which it has to be applied. अब बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इसको इमेजिन करना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली फोर्स हमें लगाना कैसे पड़ेगा। चेक कीजिए बच्चों, हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। एक तरीका बॉडी पर फोर्स लगाने का ये हो गया, एक तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ ऐसा, मान लीजिए किसी एंगल थीटा पे, और एक तरीका जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं किस पे, पुशिंग मैनर में, लाइक दिस। बच्चों इन तीनों में से हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स की हेल्प से बॉडी को चलाना है। अब बच्चों मैं इसको तो अडॉप्ट नहीं करूंगा क्योंकि इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश। तो पुशिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पुशिंग मैनर में बॉडी को चलाने की कोशिश करोगे तो आपको आपके फोर्स की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा रखनी पड़ेगी, तो वो मोड मेरे लिए सही नहीं है। तो अब बारी आती है कि इन दोनों में से कौन सा मोड सही है। तो ऑब्जर्व कीजिए, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, और नीचे लग रहा होगा mg। इस केस में नॉर्मल की वैल्यू mg है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू n, और n की वैल्यू कितनी, mg। सेकेंड केस बच्चों, यहां पे अगर अपन कंपोनेंट करें तो ये हो गया f cos थीटा और ये होगा f sin थीटा। कंपोनेंट्स के बाद ये हो गया नॉर्मल और ये कौन सा हो गया, mg। बच्चों ऊपर की तरफ दो फोर्सेस हैं, नॉर्मल और f sin थीटा, और वो किसके बराबर है, mg के।
तो यहां मैं लिख सकता हूं नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और नॉर्मल की वैल्यू आ गई है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बच्चों आप इन दोनों पॉइंट्स में नॉर्मल का कंपैरिजन कीजिए। यहां नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है और यहां नॉर्मल की वैल्यू mg से कम है, माइनस में f sin थीटा है। यहां नॉर्मल mg के बराबर और यहां नॉर्मल mg से कम। बच्चों सोचिए, अगर यहां नॉर्मल की वैल्यू कम है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कम होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा तो बॉडी को चलाने के लिए फोर्स की वैल्यू भी कंपैरेटिवली कम चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों में से वो कौन सा मोड है जिसमें मिनिमम पॉसिबल फोर्स की हेल्प से बॉडी को चला सकते हैं, तो किसी एंगल पर आप बॉडी पर फोर्स लगा के उसको पुल कीजिए। तो बच्चों इस डायग्राम से हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो हमने डिस्कस तो कर ही लिया है कि बॉडी को कैसे चलाना है, तो बढ़ते हैं आगे। यहां पर हम लोगों ने m मास की बॉडी कंसीडर की। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर ये लिखा हुआ है। बॉडी पर फोर्स हमें लगाना है किसी एंगल पर पुलिंग मैनर में, जैसा हम अभी अभी डिसाइड कर चुके हैं, ये एंगल थीटा। बच्चों अब सबसे पहले हम लोग नॉर्मल निकाल दें, उसके बाद हम लोग फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो नोटिस कीजिए कि ये हो गया f cos थीटा कॉम्पोनेंट, यहां पर होगा f sin थीटा, यहां पर है नॉर्मल रिएक्शन और यहां पर है mg। बच्चों सबसे पहले नॉर्मल निकालना है, तो अभी रिसेंटली हमने निकाला था। ऊपर की तरफ ये दोनों फोर्सेस नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा मिलकर बैलेंस कर रहे हैं किसको, mg को। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई कितनी, mg माइनस एफ साइन थीटा, ये नॉर्मल हो गया। बच्चों इस बॉडी को चलाने की कोशिश कौन कर रहा है, f cos थीटा, जो आगे की तरफ बॉडी को पुल करना चाहता है। तो जैसे ही बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, पीछे। अब बच्चों बताइए इस बॉडी को चलाने के लिए f cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम लिमिटिंग के बराबर या फिर उससे ज्यादा। तो हम यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं। तो लिमिटिंग की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन होती है, पर जैसा कि यहां पर इसको मेंशन किया गया है किससे, म्यू से। नॉर्मल की वैल्यू अगर हम लोग प्लेस कर दें तो नॉर्मल है mg माइनस एफ साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास लिमिटिंग की वैल्यू। अब बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि इस बॉडी को पुल कौन कर रहा है, यानी कि वो कौन सा फोर्स है बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो आंसर है f cos थीटा। और हमें पता है कि अगर ये फोर्स इस बॉडी को चलाना चाहता है तो इस फोर्स की वैल्यू कम से कम लिमिटिंग के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अभी हम लोग पूरी वैल्यू लिखकर चलते हैं कि f cos थीटा जो होना चाहिए, यानी कि चलाने वाला फोर्स, उसकी वैल्यू ज्यादा या बराबर होनी चाहिए किसके, f लिमिटिंग के। और f लिमिटिंग हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको वहां पर प्लेस करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों f cos थीटा should be greater or equal to the value of limiting friction, which is equal to mu mg minus f sin theta। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि अगर म्यू का मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस म्यू एफ साइन थीटा, और उसको अगर हम लोग LHS मिला के जोड़ दें तो इक्वेशन बन जाएगी f, मैंने कॉमन निकाल दिया, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और ये वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए किसके, म्यू mg के। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, फोर्स। और जब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स की वैल्यू आ गई है, आई मीन एक रिलेशन आ गया है, म्यू mg अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बच्चों ये तो हमने एक रिलेशन निकाला है फोर्स का कि इतना फोर्स हमें चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए, पर हमें फोर्स की अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है तो हमें यहां पर इस थीटा पर फोकस करना होगा। बच्चों सोच के देखिए कि अगर मैंने फोर्स किसी थीटा पर लगाया है तो अगर थीटा की वैल्यू बदलेंगे, मान लो ये थीटा हमें पता थोड़ी ना है, हम लोगों ने तो एक रैंडम वहां पर एंगल मार्क कर दिया है। अगर मैं इस थीटा की वैल्यू बदलते जाऊं तो f sin थीटा भी बदलेगा और f cos थीटा भी बदला देगा। तो इसका मतलब अलग अलग थीटा पे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी, एक पर्टिकुलर एंगल भी होगा, जिस पर ही अगर हम लोग फोर्स लगाएं तभी वो मिनिमम की हेल्प से चलेगा और किसी दूसरे एंगल पे नहीं। तो हमें वो एंगल भी कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली फोर्स तो निकाल रहे हैं पर वो किस एंगल पर लगाएं, क्योंकि लिखा हुआ है ना, इन विच डायरेक्शन इट हैज टू बी अप्लाइड। तो देखिए अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना है तो बच्चों इस रिलेशन को ध्यान से देखें। अगर फोर्स को मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम।
अगर फोर्स को मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, मैक्सिमम। तो बच्चों याद कीजिए मैक्सिमम मिनिमा की शर्त कि अगर हमें फोर्स को मिनिमम करना है तो इस डिनोमिनेटर को मैक्सिमा करना होगा, और मैक्सिमा करने के लिए डिनोमिनेटर की टर्म को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो के साथ इक्वेट कर दें। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म क्या लिखी हुई है, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर। बच्चों हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है वो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ही वेरी करेगा, मतलब अलग अलग एंगल के रिस्पेक्ट में फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी। तो क्वांटिटी जिसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है उसी के रिस्पेक्ट में हमको वहां पे डिफरेंशिएट भी करना है। तो कीजिएगा बच्चों म्यू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू जीरो। बच्चों यहां पर इसको आगे हम लोग सॉल्व कर दें तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहां से डायरेक्शन यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स म्यू। बच्चों इस एंगल का अपना एक सिग्निफिकेंस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइमली, बट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमें एंगल पता चल गया कि इस एंगल पर वैल्यू प्लेस कीजिए। अब बच्चों देखिए टेन थीटा हमें पता है, टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, म्यू। तो टेन थीटा हमें पता है तो राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से साइन और कॉस भी आ सकते हैं। चेक कीजिएगा कैसे, ऑब्जर्व कीजिए बच्चों टेन थीटा है तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर यहां बना दे और थीटा ये कंसीडर कर लें तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए म्यू बाय 1 कर दूं तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस। तो बच्चों देखिए परपेंडिकुलर म्यू बेस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो क्या बच्चों यहां से साइन और कॉस की वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल। तो साइन थीटा अगर मुझे निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है म्यू और हाइपोटेनियस है 1 प्लस म्यू स्क्वायर का होल रूट। इसी तरह से कॉस थीटा अगर निकाले तो बेस ओवर हाइपोटेनियस 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बच्चों अब साइन और कॉस की एक्यूरेट वैल्यू हमारे सामने आ गई है उस पर्टिकुलर एंगल के लिए। अगर इसको मैं यहां पर प्लेस कर दूं तो प्लेस करने के बाद अब हमारे पास फोर्स की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। चेक कीजिए बच्चों, अब मैं केवल इक्वल का साइन लगा रहा हूं क्योंकि मुझे थीटा पता चल चुका है और उस थीटा के लिए फोर्स की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी कि कम से कम इतना फोर्स तो चाहिए ही, इससे ज्यादा तो चलाएगा ही, कितने ही ज्यादा फोर्स लगा दे बॉडी चल ही जाएगी, बट कम से कम कितना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर इक्वल लगा दिया। बच्चों अब इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। म्यू एम जी अपॉन म्यू, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग प्लेस कर दें म्यू अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट म्यू एम जी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये होगा फोर्स का मिनिमम वैल्यू जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है।